हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने क्या था, एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स के हमने क्वेश्चन किए थे। 31 टू 61 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे, राइट। अभी हम करेंगे उससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे 60 तक हमने कल किए थे, आज हम करेंगे 60 टू 90। तो 30 क्वेश्चंस बचे हमारे एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट्स, और साथ ही जिसमें एनवे स्पेसिफिक रूल्स है उसके क्वेश्चन बचे हैं, वो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। एनीवेज, वाइस प्रिंसिपल का पेपर ऑलरेडी पूरा सोल्व हो चुका है। अभी हम प्रिंसिपल का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो आपका हुआ था 18 मई 2025 को। तो अगर आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं और आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस प्रिंसिपल की, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है अपना नाम। सपोज अगर आपका नाम जो है मीना है तो मीना लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके एग्जाम का नाम। और आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। इससे आपको आपके रेलिवेंट एग्जाम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं और नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ये केवीएस के नोट्स हैं, 12 बुकलेट की सेट है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम अवेलेबल है, पूरा सिलेबस अपडेटेड है, तो आप इससे अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनवीएस का जो सेट है वो भी अवेलेबल है, यूपीएससी, ईएमआरएस सभी जो नोट्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं और सभी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है अपडेटेड सिलेबस के साथ। तो आपको पता ही है कि केवीएस की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, मिड जून से पहले आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एनवीएस की भी ओपन वैकेंसी जो है आने वाली है क्योंकि अभी सिर्फ एलडीसी आई थी। नेक्स्ट, अगर आप जो है हमारे बैच के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, लाइव या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या इंटरव्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए ही अवेलेबल है। तो जो भी बैच आपका है वो आप सर्च कर सकते हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, उसके अकॉर्डिंग आप सर्च कर पाएंगे। अभी अगर हम लेटेस्ट बैच की बात करें तो लेटेस्ट हमारा जो बैच स्टार्ट हुआ था वो हुआ था हमारा 12 मई को। ये हमारा लाइव बैच स्टार्ट है, इवनिंग बैच है, तो टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवनिंग बैच है ये हमारा, जिसमें हम 5 o'clock करते हैं एडमिन एंड फिनेंस का पोर्शन और उसके बाद 8 o'clock होता है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाती है 2 years की वैलिडिटी और इसके साथ ही आपको जो है, अगर अभी आप इसको परचेज करते हैं तो इसके साथ आपको मिल जाते हैं हार्ड कॉपी नोट्स फ्री। और अगर अभी आप इसको परचेज कर रहे हैं तो इस पर अभी 3000 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्लास की पीडीएफ जो है ऐप पर मिल जाती हैं और हार्ड कॉपी नोट्स आपके पास मिल जाते हैं। इससे आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं मुझे रिकॉर्डेड बैच ही चाहिए तो आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। और अगर आपको लगता है कि अभी मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है लेकिन मैं प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए तैयारी करना चाहता हूँ जब भी वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग, तो आप 7 साल की वैलिडिटी का जो कोर्स है वो आप परचेज कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इसके साथ हमारे पास एक गारंटेड सिलेक्शन बैच है। तो इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन हमने 60 तक किया था, उसके बाद 61 पर चलते हैं। 61 जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एनईपी से क्वेश्चन है अगेन। तो एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे इसमें। तो 61 की अगर हम बात करें, The secondary stage of new curriculum after NEP 2020 is characterized by। तो जो सेकेंडरी स्टेज है NEP की वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, उसके बारे में आपको बताना है। सो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। नो स्कोप फॉर क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ और लाइफ एस्पिरेशन, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग का कोई भी स्कोप नहीं है। सेकंड, ए फोकस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेप्थ, या ये फोकस करता है मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी पर, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी और फोकस के साथ, या थर्ड अ रिजिड करिकुलम विद लिमिटेड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, या फिर एक रिजिड करिकुलम है जो सब्जेक्ट चॉइस है वो लिमिटेड है, या फिर फोर्थ ऑप्शन ए करिकुलम दैट ओनली इंक्लूड सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस एंड मैथ, या फिर एक ऐसा जिसमें कि सिर्फ साइंस और मैथ है। तो आपको पता होगा कि सेकेंडरी स्टेज की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्टेज में एनईपी क्या कहता है कि जो स्ट्रीम्स हमारी साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ये नहीं रहेगा। बच्चा जो है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स है वो उनको चूज कर सकता है, तो उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पर दी जाएगी। सेकेंडरी स्टेज हमारी 9 to 12 ये मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग को एनकरेज करता है, स्टूडेंट्स को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने सब्जेक्ट्स अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकता है। आर्ट, स्पोर्ट्स, वोकेशनल स्किल्स जो है इंक्लूडेड है हमारे इसमें। क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ाता है। कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चे को यहाँ पर देता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस किस पे है? साइंस एंड मैथ है सिर्फ, ये हमारा गलत है। लिमिटेड स्टूडेंट चॉइस है सब्जेक्ट की, ये भी हमारा गलत है। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए स्कोप नहीं है, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? राइट ऑप्शन है हमारा सेकंड, कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करता है विद ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डेप्थ। सो हमारा राइट ऑप्शन जो यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड है जो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? In which stage will vocational education option become available for student? वोकेशनल एजुकेशन जो है किस स्टेज से अवेलेबल हो जाएगा ये आपको बताना है। ये नहीं बताना किस स्टेज में है, किस स्टेज से शुरू हो जाएगा वो आपको बताना है। सो प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज या फिर फाउंडेशनल स्टेज, कौन सा आंसर आपको यहाँ पर सही लगता है? तो वोकेशनल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो 6 to 8 में हमारा जो है जो मिडिल स्टेज है वहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की बात की गई है, जिसको कि सेकेंडरी स्टेज में भी रखा गया है 9 to 12 में। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो 6 to 8 से हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी स्टेज तक जाते जाते एक स्पेसिफिक जो है वोकेशन उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो एटलीस्ट 1 वोकेशनल स्किल फ्रॉम ग्रेड 6 जो है वो स्टार्ट होगी। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लाइफ स्किल्स जो है वो प्रैक्टिस होंगी यहाँ पर बच्चे को, ताकि कैरियर रेडी रियल वर्ल्ड जो है लर्निंग एक्सपीरियंस वो मिल सके। तो बच्चे का जो अवेलेबल होगा ऑप्शन जो स्टार्ट होगा वोकेशनल एजुकेशन का वो कौन से स्टेज से है? मिडिल स्टेज से है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 क्या है? द की एम ऑफ द न्यू करिकुलम एंड पेडागोजी रिफॉर्म इन एनईपी 2020 इज, जो मेन की एरिया है कि करिकुलम और पेडागोजी में जो रिफॉर्म है एनईपी के अकॉर्डिंग वो किस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस है ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, फोकस ऑन ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या हमारी एनईपी सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस करती है? नहीं, हमारी एनईपी सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करती है, बल्कि एनईपी तो क्या कहते हैं कि भाई रोड मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, बच्चे को डीप लर्निंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप हो, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस लर्निंग की बात करती है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, सीबीई हो, प्ले बेस्ड लर्निंग है, आर्ट, स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड लैंग्वेज जो है लर्निंग है वो होनी चाहिए। बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करनी है, 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है वो प्रोवाइड करनी है। सेकंड, मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमारा सही है क्योंकि एनईपी कहती है कि रोट मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए, कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस इन लर्निंग होना चाहिए, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर हो और वो अपना एक्सपीरियंस करके सीखे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो और उसको क्रिटिकल थिंकिंग भी मिले। थर्ड हमारा कहता है इंक्रीज टेक्स्ट बुक्स कंटेंट अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ लर्निंग। तो नहीं, हम टेक्स्ट बुक्स कंटेंट यहाँ पर इंक्रीज नहीं कर रहे, बल्कि हमने तो क्या किया है, जो भी करिकुलम में सब्जेक्ट उसमें से कुछ पोर्शंस हमने हटाए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कंटेंट को कम किया गया है। मिनिमाइज द यूज ऑफ प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या हमें प्ले और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को कम से कम करना है? नहीं, हमारी एनईपी कहती है आर्ट, स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड लर्निंग होनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत है और ये भी गलत है। राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कहती है मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग एंड एनकरेज अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64, जो पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है हमारा 5+3+3+4 डिजाइन इन न्यू करिकुलम स्ट्रक्चर एनईपी रेफर्स टू। तो जो नया स्ट्रक्चर बनाया गया है ये नया स्ट्रक्चर किस चीज के बारे में है? तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो 5+3+3+3 में हमारा क्या है? सबसे पहले हमारी कौन सी स्टेज है? जो 5 है वो हमारी कौन सी है? फाउंडेशनल स्टेज है। जो 5 इयर्स की है, जिसमें आपका 3 इयर्स की तो प्री प्राइमरी आ गई,
जो बाल वाटिका क्लासेस है, प्रीपरेटरी क्लासेस है वो हो गया, प्लस इसमें आपकी क्लास 1 to 2 जो है वो यहाँ पर है, राइट। 5 ईयर्स की जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज है, और इसके लिए हमारी एज क्या है 3 to 8 ईयर्स। 6 क्लास का बच्चा जो है फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हो जाएगा। सेकेंड जो हमारी स्टेज है वो है हमारी प्रीपरेटरी क्लास 3 ईयर्स। ठीक है, तो इसमें जो हमारी एज ग्रुप है 3 ईयर्स कहाँ से कहाँ होगी हमारी, 8 to 11 है, और क्लास है हमारी 3 to 5, और 8 to 11 हमारी जो है ईयर यहाँ पर रखा गया। नेक्स्ट हमारा अगेन 3 है, वो हमारी कौन सी स्टेज है, प्रिपरेटरी के बाद मिडिल स्टेज है, अगेन 3 ईयर्स की है। हमारे यहाँ पर 6 to 8 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, 6 to 8 ईयर्स का बच्चा जो क्लास में, और जो क्लास है ये हमारी, और 11 to 14 ईयर्स तक हमारे बच्चे की एज होगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा फिर जो है वो 3 ईयर्स क्या है हमारा, वो 4 ईयर्स सॉरी सेकेंडरी स्टेज है। इसमें हमारा 9 to 12 है और 14 to 18 ईयर्स है, राइट। तो ये जो स्टेजेस हैं ये हमें क्या बताते हैं कि भाई किस क्लास से किस क्लास तक कौन सी क्लासेस में होंगी, और किस ईयर का बच्चा जो है एज ग्रुप का बच्चा उसमें लिया जाएगा। तो स्पेसिफिक मेथडोलॉजी फॉर टीचिंग लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कोई स्पेसिफिक मेथडोलॉजी बताती है? नहीं। द नंबर ऑफ ईयर इन ईच स्टेज ऑफ द स्कूल एजुकेशन, जो भी नंबर ऑफ ईयर है हर एक जो है स्कूल एजुकेशन में कितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसके बारे में बताती है, तो ये हमारा करेक्ट है कि हाँ ये बताती है। थर्ड, नंबर ऑफ सब्जेक्ट द स्टूडेंट नीड टू स्टडी, नहीं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी नहीं बताती है। 5 ईयर स्टडी प्लान विद दीज 3 स्टेजेस, नहीं, यहाँ तो हमारा प्री प्राइमरी से लेकर 12th तक का सारा प्लान है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकंड, नंबर ऑफ ईयर्स इन ईच स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 हमारा क्या है, हाउ डज द NEP 2020 propose to ensure the quality of online education content। जो NEP है वो किस तरीके से इंश्योर करती है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी जो हमारा कंटेंट है उसकी क्वालिटी को किस तरीके से इंश्योर करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो ऑनलाइन एजुकेशन की क्वालिटी आप कैसे चेक करेंगे, तो बेसिकली बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसको NEP के तहत अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे हमारे पास NCERT है, NCT है, और भी बॉडीज हैं जो कि फ्रेमवर्क डेवलप करेंगी और क्वालिटी जो है उसको मॉनिटर करेंगी। मल्टीलिंगुअल कंटेंट को हम जो है यहाँ पर प्रमोट करेंगे, इंटरेक्टिव मेथड का यूज करेंगे, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है बाय रेस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन कंटेंट टू हाई स्कूल स्टूडेंट ओनली, नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं कि सबके लिए रीजनल लैंग्वेज मल्टी लैंग्वेजम जो है सपोर्ट होना चाहिए। सेकंड, बाय लिमिटिंग कंटेंट टू अ सिंगल लैंग्वेज, नहीं, सिंगल लैंग्वेज नहीं, मल्टी लैंग्वेजम का फोकस कर रहे हैं। बाय फोकसिंग ओनली ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लेक्चर, नहीं, हम तो बात ही ऑनलाइन एजुकेशन की कर रहे हैं। फोर्थ, बाय हैविंग एजेंसी सेट स्टैंडर्ड फॉर कंटेंट टेक्नोलॉजी एंड पेडागोजी, तो ये सही है हमारे पास। NEP ने काफी सारी एजेंसी को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया है जिसका काम क्या होगा, कंटेंट को चेक करना, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेक करना, पेडागोजी को चेक करना, और साथ ही साथ मॉनिटर करना क्वालिटी को कि सब सही है या नहीं। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following example demonstrate art integrated learning? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है कि आर्ट जो है उसको हम किस तरीके से अपनी जो टीचिंग है उसमें हमें उसको इंक्लूड करना है आर्ट को, ठीक है। आर्ट जैसे कि कोई भी डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, इन सब चीज़ों को। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट है जो बात करता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की। फर्स्ट ऑप्शन है वॉचिंग वीडियो ऑन साइंटिफिक कंसेप्ट, तो ये नहीं है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर वीडियो देखी जा रही है, कोई आर्ट इंटीग्रेटेड नहीं है। सेकंड, मेमोराइजिंग बायोलॉजी डेफिनेशंस, तो यहाँ पर जो है प्रॉपर रोट मेमोराइजेशन है कि सिर्फ डेफिनेशन याद की जा रही है बायोलॉजी की। थर्ड, राइटिंग ऐसे ऑन डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन पे ऐसे लिखा जा रहा है, इसमें भी आर्ट नहीं है। फोर्थ है हमारा डेपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ मिटोसिस थ्रू नुक्कड़ नाटक, तो नुक्कड़ नाटक या स्ट्रीट प्ले आप कर रहे हैं तब आपकी आर्ट इंक्लूड है, तो इस ऑप्शन में हमारी आर्ट दी गई है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। जो हमारी CBE है,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, जिसमें हम कहते हैं कि भाई एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए और आपकी जो कंटिन्यूस जो है वो आपकी असेसमेंट होनी चाहिए, वो यहाँ पर ज़रूरी है। तो एक रियल लाइफ स्किल बच्चे में डेवलप हो, उसकी एबिलिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी को हम डेवलप कर पाएँ, उस बच्चे को हम ये सिखा पाएँ कि जो चीज़ वो सीख रहा है वो अपने रियल लाइफ से जो है उसको एड ऑन कर पाए, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, उसकी जो नॉलेज उसको आई है, वो जो नॉलेज उसने ली है वो अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो रोट लर्निंग से हम उसको एक्सपीरियंशियल और मीनिंगफुल लर्निंग तक लेकर जा पाए, ये हमारा सीबी है। साथ ही साथ असेसमेंट में कि बच्चे ने क्या किया है, क्या कर सकता है और किस तरीके से वो कर रहा है, ये सारी चीजें भी हम देखें। तो सबसे पहला हमारा कहता है टू अनेबल स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एक्वायर्ड कॉम्पिटेंसेज इन देयर डेली लाइफ। तो ये हमारा करेक्ट है कि जो भी हम बच्चों को चीज़ें सिखा रहे हैं वो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए और डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए। सेकंड हमारा टू एनकरेज पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग हम नहीं चाहते कि बस उसने सीख लिया, हम चाहते हैं कि वो उसको डेली लाइफ में यूज भी करे। थर्ड हमारा टू इंक्रीज द कंटेंट कवर्ड इन टेक्स्ट बुक्स। जो है जो भी हमारा टेक्स्ट बुक्स है उसमें बस हम अपना कंटेंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, नहीं, हम बच्चे को उस कंसेप्ट की नॉलेज देना चाहते हैं। टू फोकस ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, नहीं, रोट मेमोराइजेशन के लिए हमारी एनईपी मना करती है। सो राइट ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, कि जहां पर हम बच्चे को जो भी कॉम्पिटेंसी हम उसको सिखा रहे हैं, जो भी स्किल हम उसको सिखा रहे हैं, बच्चा उसको प्रैक्टिस कर पाए, अपनी डेली लाइफ में उसको अप्लाई कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। How does art integrated learning contribute to the development of life skill? लाइफ स्किल के डेवलपमेंट में जो हमारी आर्ट लर्निंग है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है? तो आर्ट क्या होना चाहिए हमारा? आर्ट इंटीग्रेटेड होना चाहिए सब्जेक्ट में। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर करेक्ट है। अभी हमने बात की कि आर्ट रिलेटेड अदर फॉर्म्स को आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बाय एलिमिनेटिंग आर्ट बेस्ड एक्टिविटी। नहीं, हम तो इंटीग्रेट, एनईपी क्या कह रही है? आर्ट इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, है ना, आर्ट को आप इंटीग्रेट करो। तो अगर आर्ट एलिमिनेट कर दोगे तो इंटीग्रेट कैसे होगी? तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड, बाय फोकसिंग सोनली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, हम सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस पर फोकस रहेंगे, नहीं, आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ इंक्लूड भी करना है और आर्ट भी इंक्लूड करना है। बच्चों का जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उन पर भी हमें फोकस करना है। थर्ड, बाय फोस्टरिंग स्किल्स लाइक रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी। इससे हम क्या कर सकते हैं? बच्चे में रिफ्लेक्शन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी ये हम बढ़ा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। फोर्थ कहता है बाय डिस्करेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जब आप आर्ट ऐड करते हैं तो बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी ये ऑटोमेटिकली एनकरेज होती हैं, डिस्करेज नहीं होती हैं। सो फोर्थ ऑप्शन गलत है। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है? What should principals and teachers ensure regarding the achievement of learning outcomes? तो learning outcome क्या है? जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हो, आपने पढ़ाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चों को क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, वो आपकी क्या है? वो आपकी लर्निंग आउटकम है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो लर्निंग आउटकम बेसिकली स्पेसिफिक मेजरेबल गोल, आप ऐसा गोल तैयार करते हो कि बच्चे को ये चीज़ आनी जानी चाहिए और आप उसको मेजर भी कर पाते हो कि बच्चा एंड ऑफ द लेसन जो है हमारी ये चीज़ जो है बच्चा हमारा सीख पाए। तो क्या दिया गया? दे शुड सप्लीमेंट रेमेडियल एक्शंस टू हेल्प नॉन अचीवर्स रीच द डिजायर्ड मिनिमम लेवल। तो यस, हम चाहते हैं लर्निंग आउटकम के जरिए कि जो हमारा बच्चा जो नॉन अचीवर है उसको भी हम एक डिजायर्ड मिनिमम लेवल तक तो लेकर आए। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में हमें सिर्फ जो है हाई अचीवर है उस पर फोकस करना है, जो लो अचीवर हैं उन पर भी हम फोकस करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दे नीड टू एंश्योर दैट ओनली टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट अचीव लर्निंग आउटकम। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ टॉप परफॉर्मर पर फोकस नहीं करते। सेकेंड हमारा गलत है। थर्ड, देयर इज नो नीड टू असेस लर्निंग आउटकम एज दे आर इंटीग्रेटेड इन एक्टिविटीज। नहीं, लर्निंग आउटकम को असेस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चे ने वो चीज सीखी कि नहीं सीखी। फोर्थ हमारा, दे मस्ट एंश्योर स्टूडेंट्स मीट लर्निंग आउटकम ओनली एट द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन। या फिर जो भी लर्निंग आउटकम का असेसमेंट है हम उसको क्या हमेशा एंड ऑफ द सेशन करते हैं? नहीं, वो भी गलत है। हम उसको हमारा फॉर्मेटिव समेटिव दोनों असेसमेंट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है यहाँ पर कि हम क्या चाहते हैं लर्निंग आउटकम से कि जो भी रेमेडियल एक्शन है हम नॉन अचीवर्स पर परफॉर्म करें ताकि वो भी डिजायर्ड मिनिमम लेवल जो है अचीव कर पाए। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या है?
What suggestion is most appropriate in context of integration of subject content in lesson planning? कि lesson planning जब आप करते हो तो जब integration है subject का तो वहाँ पर कौन सी statement आपको यहाँ पर most appropriate statement लगती है वो आपको बतानी है. Which option is correct? कि integration of subject होना चाहिए. तो फर्स्ट है लेसन प्लान शुड कवर ओनली वन सब्जेक्ट एट ए टाइम. नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का हम लेसन प्लान बना सकते हैं. सेकंड, टीचर शुड टीच ऑल सब्जेक्ट विदाउट इंटीग्रेटिंग कंटेंट. कंटेंट तो होना चाहिए तभी आप लेसन प्लान में क्या चीजें मुझे पढ़ानी है. थर्ड, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट सब्जेक्ट एट ईच सब्जेक्ट इज ओन लेसन प्लान. नहीं, हमें तो इंटीग्रेशन के लिए ही बोला गया है. ये स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है. फोर्थ है लेसन शुड हैव रेलिवेंट सब्जेक्ट इंटीग्रेशन सो दैट टोटल क्लास लोड इज 3 to 4 क्लास पर डे. तो हमें लेसन प्लानिंग अच्छे से करनी चाहिए सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करते हुए, ताकि हम बच्चों को जो चीजें पढ़ा रहे हैं एक दिन उनको लोड भी ना हो. कोई टॉपिक किस तरीके से करवाने, कितने दिन में करवाना, हमारे पास प्रॉपर लेसन प्लान होना चाहिए. सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर हमारा 71 क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एनुअल पेडागोजिकल प्लान. तो जब भी आपका एनुअल पेडागोजिकल प्लान बनाया जाता है तो उसमें आपकी प्रिंसिपल की और टीचर की क्या भूमिका रहती है? सो एनुअल पेडागोजिकल प्लान क्या है? बेसिकली एक स्ट्रक्चर गाइड है जो कि प्रिंसिपल टीचर्स तैयार करते हैं ताकि जो टीचिंग है वो अलाइन हो लर्निंग आउटकम से, चाइल्ड सेंटरिंग अप्रोच से, एक्टिविटी बेस्ड हो, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग हो, जो एजुकेशन है उसको किस तरीके से जॉयफुल, इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल बनाया जा सके इसके लिए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, टू फोकस ओनली ऑन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स फॉर स्टूडेंट. क्या हमारा फोकस सिर्फ टेक्स्ट बुक्स प्रिपेयर करने पर होना चाहिए? नहीं, हमें आर्ट, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें एक्टिविटी जो है इसमें ऐड करनी है. बच्चे को लाइफ स्किल्स प्रोवाइड करना है, बच्चे को कैरियर रेडी बनाना है, ये सारी चीजें भी होंगी. सेकंड, टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ ईयर ओनली. नहीं, हम बच्चे की परफॉर्मेंस क्या सिर्फ और सिर्फ एंड ऑफ द ईयर असेस करते हैं? बिल्कुल भी नहीं. थर्ड हमारा, टू प्रिपेयर लेसन प्लान्स विदाउट कंसीडरिंग लर्निंग आउटकम. हम लर्निंग आउटकम ना देखें, लर्निंग आउटकम तो देखने जरूरी है, ठीक है. बिना लेसन प्लान जो हम कर रहे हैं, हमें ये हम जो है फिर हमारी क्या हो जाएगी? विदाउट गोल जो है हम बिना किसी डायरेक्शन के हम जो है लेसन प्लानिंग कर रहे हैं. तो अगर हमारे पास प्रॉपर एक लेसन प्लान होगा कि क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या लर्निंग आउटकम होना चाहिए, उसको असेसमेंट वो भी ज़रूरी है. फोर्थ हमारा, टू एंश्योर मीनिंगफुल एंड जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट. तो जब भी हम कोई भी एनुअल पेडागोजिकल प्लान बनाते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चों के लिए एक मीनिंगफुल जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस हो. सो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की पेडागोजिकल अप्रोच इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. अगेन सीबी है, अभी हमने डिस्कस किया कि सीबी जो है हमारा वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है. फर्स्ट कहता है इंडिविजुअल फोकस, चाइल्ड सेंट्रिक एंड इंक्लूसिव पैडागोजी. बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी हम टीचिंग करवा रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए. हमें पैडागोजी जो है इंक्लूसिव पैडागोजी करनी है कि सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, किसी में कोई डिसेबिलिटी उसको भी हमें साथ लेकर चलना है. इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए. सेकंड हमारा लेक्चर बेस्ड टीचिंग होगी? नहीं, हम जो है असेसमेंट भी करेंगे, एक्सपीरियंस इन लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेंगे. थर्ड, फोकस ओनली ऑन एग्जाम्स एंड लर्निंग आउटकम. नहीं, सिर्फ हम एग्जाम और लर्निंग आउटकम पर फोकस नहीं करते, बच्चे की मोरल एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स, इन सभी चीज़ों पर हम फोकस करते हैं. फोर्थ कहता है टेक्स्ट बुक्स बेस्ड लर्निंग होगी? सिर्फ नहीं, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स बेस्ड लर्निंग नहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक्स बेस्ड लर्निंग नहीं है, एक्टिविटी बेस्ड भी है. सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो कहता है कि इंडिविजुअल फोकस होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा एंड इंक्लूसिव पेडागोजीज होंगी. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73. What role do rubrics play in assessment process of कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन? रूबिक्स अलग अलग टूल्स होते हैं हमारे पास, तो जो रूबिक्स है असेसमेंट में उसमें रूबिक्स का क्या रोल है? अगर हम सीबी के चलते ही रूबिक्स का यूज़ करते हैं, सो रूबिक्स हमारा किस तरीके से हेल्प करता है? सो रूबिक्स का जब भी आप यूज़ करते हैं तो एक क्लियर मेजरेबल क्राइटेरिया आपको मिल जाता है ना, कॉम्पिटेंसी के साथ अलाइन हुआ. सेकेंड, आप बच्चों की प्रोग्रेस जो है वो ट्रैक कर सकते हैं, क्वालिटेटिव फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं, क्वान्टिटेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट,
असेसमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। सो फर्स्ट है हमारा दे हेल्प मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंड प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। तो बिल्कुल आप बच्चे की कोई भी जो प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर आप असेसमेंट कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड, दे फोकस ओनली ऑन प्रूविंग फीडबैक विदाउट असेसमेंट। नहीं, हम असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम फीडबैक भी दे रहे हैं कि भाई क्या एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, तो सेकंड गलत है। दे आर यूज्ड टू ग्रेड स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट। क्या हम सब्जेक्टिव जजमेंट पर नहीं, हम अलग अलग असेसमेंट मेथड यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन असेसमेंट प्रोसेस। असेसमेंट का ही पार्ट है हमारा रूब्रिक्स, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा यहाँ पर, फर्स्ट है दे हेल्प मेजर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, What is the main focus of performance assessment in competency based education? CBE competency based education में आपका मेन जो फोकस है परफॉर्मेंस असेसमेंट का वो क्या है, किस तरीके से परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होगा बेसिकली। सो इवेल्युएटिंग व्हाट स्टूडेंट नो थ्रू द रिटन टेस्ट, हम रिटन टेस्ट से जान सकते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं, वो इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकंड, फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, नहीं हम सिर्फ मेमोराइजेशन की बात नहीं करते। थर्ड, टेस्टिंग स्टूडेंट ऑन देयर एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, हम बच्चे की एबिलिटी को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि वो फॉलो कर रहा है कि इंस्ट्रक्शन या नहीं कर रहा है, उसकी क्षमता को हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन हम सिर्फ फोकस नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, बच्चे की क्या परफॉर्मेंस हो रही है, बच्चा क्या सीख रहा है, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। फोर्थ है हमारा असेसिंग स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसाइजेस एंड अफेक्टिव स्किल, या फिर हम बच्चे की यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसिस और अफेक्टिव स्किल ये हम देखते हैं। सो फोर्थ हमारा करेक्ट है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, अफेक्टिव स्किल्स सब हम परफॉर्मेंस टेस्ट में देखते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75। How will NEP ensures that students understand ethical and moral value? NEP कैसे इंश्योर करती है कि बच्चे जो है NEP के तहत जो स्टूडेंट जो है एथिकल एंड मोरल वैल्यू दोनों ही सीखेंगे, किसके अकॉर्डिंग फोकस करती है। सो फर्स्ट हमारा बाय फोकसिंग ऑन ओनली ऑन ग्लोबल एथिकल इशू, कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम ग्लोबल एथिकल इशू पर फोकस करते हैं, नहीं। सेकेंड हमारा बाय गिविंग स्टूडेंट द फ्रीडम ऑफ चॉइस देयर एथिकल पर्सपेक्टिव, अपना एथिकल पर्सपेक्टिव खुद से चूज कर सकते हैं, नहीं। थर्ड, बाय एनफोर्सिंग अ स्ट्रिक्ट मोरल कोड, हम मोरल कोड स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें, नहीं, हमें बच्चों को सिखाना है तो स्ट्रिक्टली नहीं है। फोर्थ, बाय टीचिंग ट्रेडिशनल फेबल्स एंड स्टोरी फ्रॉम द इंडियन कल्चर, तो अगर हमें बच्चों को ये सिखाना है कि बच्चों के एथिकल मोरल वैल्यू, तो इसके लिए हम जो हमारे इंडियन लिटरेचर हैं, स्टोरीज हैं, उनका यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल फेबल्स जो हैं उनका यूज कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। What is emphasized for the teaching of all language under NEP 2020? किस बात पर फोकस किया जाता है जब हम all language की बात करते हैं अंडर NEP? तो किस चीज को, कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि इनोवेटिव एक्सपीरियंस इन लर्निंग मेथड्स एंड इंक्लूडिंग ग्रामिफिकेशन एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, कि हम मल्टीलिंग्विज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो वो इनोवेटिव भी होगा, बिल्कुल होगा, एक्सपीरियंस इन लर्निंग भी मेथड में यूज कर सकते हैं, ग्रामिफिकेशन और कल्चरल एस्पेक्ट्स सभी में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है दैट इज ग्रामिफिकेशन। व्हाट इज ग्रामिफिकेशन? ग्रेजुअल लेयरिंग, किसी भी चीज को हम लैंग्वेज स्किल को स्कैफोल्ड कर रहे हैं, बच्चे को जब हम चीजें सिखा रहे हैं जो उसको हेल्प रिक्वायर है, थोड़े टाइम के लिए हम उसको हेल्प दे रहे हैं ताकि बच्चा उस चीज को सीख पाए, तो ये हमारा करेक्ट है। लैंग्वेज हम इसी तरीके से डेवलप करेंगे। मेमोराइजेशन ऑफ वोकैबुलरी, नहीं, हमें सिर्फ वोकैब जो है मेमोराइज नहीं करवानी है। थर्ड, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो, नहीं। फोर्थ, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स, नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट ऑप्शन है फर्स्ट, इनोवेटिव एक्सपीरियंस इन लर्निंग मेथड इंक्लूडिंग ग्रामिफिकेशन एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है हमारा 77। सो अकॉर्डिंग टू NEP, अगेन NEP से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट explicitly mention as necessary skill for students to develop? NEP में कौन सी स्किल है जो explicitly mention नहीं है कि ये वाली स्किल जो है वो हमें डेवलप करनी है? फर्स्ट, एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग, वो हमारी मेंशन है कि भाई बच्चों का जो मॉरल रीजनिंग है, एथिकल रीजनिंग है, वो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो वो हमारे यहाँ पर मेंशन है। सेकेंड हमारा नॉलेज ऑफ लोकल बिजनेस, लोकल बिजनेस के बारे में बात नहीं की गई है, ये टर्म यूज नहीं की गई है, हालांकि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, बच्चे को कैरियर रेडी
बनाने के बारे में बात की गई है, लेकिन स्पेसिफिकली ये टर्म नहीं की गई है यूज कि लोकल बिजनेस के बारे में नॉलेज हो। थर्ड, डिजिटल लिटरेसी एंड कोडिंग, इसके बारे में बात की गई है। फोर्थ, क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिवनेस, इसके बारे में बात की गई है। तो जो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है वो हमारा सेकंड मेंशन नहीं है, नॉलेज ऑफ लोकल बिजनेस, उसकी जगह पर हमारा क्या है, वोकेशनल एजुकेशन, कैरियर रेडी एजुकेशन, उसके बारे में है। सो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। The main benefit of integrating CBSE academic repository with e-Sanad portal of Ministry of जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो वो हमारी क्या है। तो जो CBSE का एकेडमिक रिपोजिटरी है, अगर उसको हम e-Sanad पोर्टल के साथ जो है इंटीग्रेट कर दें तो उसका क्या बेनिफिट होगा। तो e-Sanad पोर्टल किस द्वारा हमारा है, किस मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। इसका काम क्या है, जिससे कि नाम से पता चल रहा है e-Sanad, यहाँ पर क्या है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन सबमिशन किए जा सकते हैं, ऑनलाइन वेरीफाई किए जा सकते हैं, ऑनलाइन ही अटेस्टेशन हो जाएगा, सारी चीज़ें हमारी जो है ऑनलाइन सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसका क्या बेनिफिट होगा अगर हम इसको CBSE के साथ इंटीग्रेट कर दें। टू प्रोवाइड वर्चुअल क्लासेस फॉर स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड, नहीं है, इसमें वर्चुअल क्लासेस नहीं कर रहे, हम तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उसी को ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। सेकेंड, टू ऑथेंटिकेट एकेडमिक रिकॉर्ड्स फॉर स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज और एम्प्लॉयमेंट, ये हम कर रहे हैं कि जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड्स है उसको हम ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। थर्ड हमारा टू अलो स्टूडेंट्स टू अपलोड देयर एकेडमिक रिकॉर्ड, हाँ अलो है हमारा, लेकिन मेन काम क्या है कि डॉक्यूमेंट जो है हमारे वो वेरीफाई हों। तो सेकंड ऑप्शन अप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू थर्ड। फोर्थ, टू डिस्ट्रीब्यूट स्कॉलरशिप अवार्ड, स्कॉलरशिप नहीं कर रहे हैं हम यहाँ से, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, What is the primary purpose of online exam center management system, OECMS, ऑनलाइन एग्जाम सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। सो नाम से हमें क्या पता चल रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है कि इसका पर्पस क्या होगा कि ऑनलाइन जो एग्जाम सेंटर है उसको हम अच्छे से मैनेज कर पाएं, डाटा इन्विजिलेटर का हम डाल पाएं, कौन एब्सेंट है उसका डाटा अपलोड कर पाएं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख पाएं। तो प्राइमरी रोल क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, टू मैनेज रियल टाइम इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर। यस, एग्जाम सेंटर के बारे में रियल टाइम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, इन्विजिलेटर के बारे में जानकारी डाल सकते हैं, कौन कौन एब्सेंटी डाटा वो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं, टू मॉनिटर टीचर परफॉर्मेंस नहीं, स्कूल की फीस पेमेंट हैंडल करना भी नहीं है, और डिजिटल टेक्स्ट बुक स्टूडेंट को प्रोवाइड करना भी इसका पर्पस नहीं है। सो राइट पर्पस कौन सा है, फर्स्ट, टू मैनेज रियल टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर, इन्विजिलेटर एंड एब्सेंटी डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। What is the key feature of the digital locker initiative by CBSE? डिजिटल लॉकर आप सभी को पता होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी वहाँ पर अपलोड हो जाती है, इवन जो जैसे सीटेट हुआ उसका सर्टिफिकेट आया तो वो भी आपको वहीं पर मिलता है ना। तो डिजिटली साइंड आपको सारी डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिल जाती हैं, आपको डिजी लॉकर पोर्टल पर मिल जाती है। तो फर्स्ट कहता है इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, नहीं ऑनलाइन क्लासेस हम नहीं लेते डिजिटल लॉकर पर। सेकेंड, इट स्टोर डिजिटली साइंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट लाइक मार्कशीट, सर्टिफिकेट, तो ये करेक्ट है, ये जो भी डिजिटली साइन हमारे पास हमारे मार्कशीट आती है, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे, इवन आपके आईडी प्रूफ, सारी चीजें आप वहां पर यूज कर सकते हो। थर्ड, इट अलाउ स्टूडेंट टू स्टोर बुक्स ऑनलाइन, नहीं बुक्स स्टोर नहीं कर सकते। फोर्थ, इट हेल्प्स टू स्कूल मैनेज स्कूल फीस डिजिटली, नहीं स्कूल फीस भी मैनेज नहीं होती। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, अब जो है हमारे एनवीएस से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है हमारा 81 हमारा क्या कहता है, 81 हमारा ये कहता है कि इन JNV जवाहर नवोदय विद्यालय द हाउस कैप्टन डज नॉट एंश्योर द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो हाउस कैप्टन है वो कौन सी एक्टिविटी जो है वो नहीं करेगा, वो आपको यहाँ पर बतानी है कि JNV स्कूल में कौन सी एक्टिविटी बच्चा वो जो हाउस कैप्टन है वो नहीं करेगा। फर्स्ट, सुपरवाइज सेल्फ स्टडी इन द हाउस ड्यूरिंग नाइट आवर्स, ये करेगा, जो है देखेगा सेल्फ स्टडी नाइट आवर्स में। सेकंड, हैव पीरियोडिक इंटरेक्शन विद पीटीएम के साथ इंटरेक्शन नहीं करता है। एंड इन्फॉर्म अबाउट एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ द हाउस स्टूडेंट, ये नहीं करता है। थर्ड, रिपोर्ट एब्सेंटी एंड सिक चिल्ड्रन टू द हाउस मास्टर, जो भी बच्चा एब्सेंट है या फिर सिक है उसके बारे में हाउस मास्टर को रिपोर्ट करेगा, ये करेक्ट है। फोर्थ हमारा, कंडक्ट रोल कॉल ऑफ द हाउस ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली एंड इवनिंग गेम्स एंड रिपोर्ट टू द हाउस मास्टर, तो जो भी रोल कॉल है हाउस के दौरान वो करेगा मॉर्निंग असेंबली में, इवनिंग गेम्स में, और किसको
किसको रिपोर्ट करेगा, हाउस मास्टर को। तो ये करता है। तो कौन सा नहीं करता है, सेकंड वाला ऑप्शन कि इंटरेक्शन नहीं करता है पीटीएम में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा है 82, आपके जो हाउस ग्रुप्स हैं उसके रिगार्डिंग है। तो इन जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय द हाउस कलर अलॉटेड इन द फॉलोइंग मैनर, शिवालिक, अरावली, उदयगिरी और नीलगिरी। तो 4 हाउस होते हैं आपके, कौन कौन से हैं, अरावली, नीलगिरी, शिवालिक और उदयगिरी। तो इनका कौन कौन सा कलर है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अरावली की, तो अरावली का हमारा कौन सा कलर है, अरावली का कलर है हमारा ब्लू है, ठीक है। फिर सेकेंड अगर हम बात करें नीलगिरी, तो नीलगिरी का हमारा कौन सा कलर है, ग्रीन है। इसी तरीके से शिवालिक हमारा रेड है, उदयगिरी हमारा येलो है ना, ये कलर्स है। तो इसमें पूछा गया सबसे पहले शिवालिक, शिवालिक का कौन सा है, रेड है। अरावली, अरावली का हमारा ब्लू है। उदयगिरी, उदयगिरी का हमारा येलो है। नीलगिरी, नीलगिरी का हमारा ग्रीन है। सो रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन इस ऑप्शन में दिया गया है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कहता है, इन जेएनवी मेस द क्वालिटी of food is tested and certified by the following employee before serving to the student। तो स्टूडेंट को सर्व करने से पहले कौन है जो फूड क्वालिटी चेक करता है। यू कैन कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो फूड है वो कौन चेक करता है, नर्स भी चेक करती है, कैटरिंग असिस्टेंट भी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ड्यूटी जो हमारा टीचर होता है वो भी। लेकिन सबसे मेन काम किसका होता है, फूड क्वालिटी को चेक करके सर्टिफाई करना इस पर्पज के लिए, वो किसका काम है हमारा। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। एज पर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो एक्ट से है। पोक्सो एक्ट के तहत जो हमारा सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 के तहत क्या है हमारा, सेक्शन 14 यूज ऑफ द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। तो उसके तहत जो पनिशमेंट है वो कितनी हो सकती है, तो वो हमारा क्या कहता है पनिशमेंट, ये एक्ट सेक्शन 14 कि कम से कम 5 साल की सजा, उसको बढ़ा के 7 साल की सजा किया जा सकता है, ठीक है। एंड उसके साथ जो है हमारा क्या होगा, 5 साल की सजा जिसको कि हम बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 7 साल की कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर जो है फाइन भी होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच इज नॉट लेस देन 7 ईयर, कम से कम 7 साल की नहीं, कम से कम 5 के 7 तक बढ़ाया जा सकता है, तो फर्स्ट गलत है। सेकंड हमारा इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 ईयर आल्सो लाइबल टू 5, ये करेक्ट है कि कम से कम 5 साल की सजा प्लस फाइन होगा। थर्ड नॉट लेस देन 5, तो यहाँ पर फाइन नहीं है इसलिए गलत है, यहाँ पर 3 ईयर्स है इसलिए गलत है। सो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा 85। इन जेएनवी मैथ्स कमेटी मीटिंग इज कंडक्टेड वंस इन एवरी। तो मैथ्स कमेटी की जो मीटिंग है वो कब होती है आपकी, वीकली, 2 मंथली, फोर्टनाइटली या फिर मंथली। तो मैथ्स कमेटी की मीटिंग हमारी कब होती है, एवरी मंथ होती है, और हर मंथ के 25th को होती है ना। सो मंथली बेसिस पर होती है, 25th ऑफ एवरी मंथ होती है, ताकि अगले महीने के बारे में प्लान बनाया जा सके कि भाई क्या प्लान है, क्या जो है फूड मेन्यू बना है, वो सारी चीजें चेक की जा सके। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 86। 86 है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अंडर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स एट जेएनवी लेवल। तो जो प्रिवेंटिव है, जो चीज़ आपको पहले ही कर लेनी है, ये चीज़ के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। वैसे अगर आप सारे ऑप्शन देखोगे सारे प्रिवेंटिव हैं, लेकिन जो मेन अप्रोप्रिएट है कि प्रिवेंटिव मेजर कौन सा है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 की जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है ना, उसको आपको जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए, ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो स्कूल में, इसीलिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 87। 87 आपका कहता है 14 पॉइंट जो प्रोग्राम है आपका फॉर मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो एनवीएस में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए 14 पॉइंट्स प्रोग्राम है। तो 14 पॉइंट्स प्रोग्राम के तहत जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है 14 जो प्रोग्राम्स है उसमें हमारा। तो 14 में अगर हम बात करें तो रिपेयरिंग ऑफ बाउंड्री वॉल ये भी है, मंथली फ्यूमिगेशन इन कैंपस ये भी है हमारा, थर्ड लॉकिंग ऑफ डोरमेट्रीज ड्यूरिंग डे टाइम ये भी है, फोर्थ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड इन द मेस, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में नहीं आता है। हालांकि न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत नहीं आता 14 प्रोग्राम्स में। सो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 88। क्वेश्चन नंबर हमारा 88 क्या कहता है कि इन CBRI डिजाइन जेएनवी बिल्डिंग, जो CBRI डिजाइन जेएनवी बिल्डिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ
एक्सटीरियर इमल्सन पेंटिंग, तो जो एक्सटीरियर इमल्सन पेंटिंग है वो कितने दिन में होनी चाहिए? 7 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या 4 ईयर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इमल्सन पेंटिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारी कितने दिन में होनी चाहिए? वो होनी चाहिए मेरे 5 ईयर्स में। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड है, ठीक है, 5 में होनी चाहिए। और अगर हम बात करें जैसे इंटीरियर की तो वो 3 ईयर्स है, रूफ वाटर प्रूफिंग है तो वो 7 to 10 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। 89 हमारा क्या कहता है? 89 कहता है नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर गर्ल्स और फॉर एडमिशन इन क्लास 6 इन जेएनवी। क्लास 6 में जेएनवी में एडमिशन के लिए जो नंबर ऑफ सीट जो हमारी रिजर्व है गर्ल्स के लिए वो कितनी है? 1/3। तो 1/3 हमारा कितना हो गया? 33.33%। सो राइट ऑप्शन हमारा 33। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट क्वेश्चन। द एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन इन क्लास 9th लेटरल एंट्री इन जेएनवी एज ऑन 1 May इज, जो हमारा एडमिशन हुआ था अभी जेएनवी का क्लास 9th की अगर हम बात करें लेटरल एंट्री, उसकी जो एज है वो क्या रखी गई थी यहाँ पर? किस एज के बीच में होना चाहिए? 12 to 15, 12 to 14, 13 to 15 या 13 to 16? सो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3। ये कितना होना चाहिए? 13 to 15 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो अपनी साइकोलॉजी है वो हमने यहाँ पर कवर कर ली है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आपने जो अच्छे से देख लिए होंगे। अब हमारा बचा है सिर्फ एडमिन एंड फाइनेंस, वो आने वाले आगे 2 क्लासेस में हम उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो KVS, NVS, UPSC, EMRS किसी भी प्रिंसिपल की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूरे अपडेटेड सिलेबस के साथ, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे लाइव कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा लेटेस्ट बैच शुरू हुआ था 12 May को, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग क्लासेस की टाइमिंग है जिसमें हम जो है लाइव क्लासेस करते हैं, तो उस क्लास टाइम के आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स दी जाएंगी, आपका जो भी PDF का कंटेंट है वो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसमें होंगी और अभी इस पर 3000 का डिस्काउंट भी है, तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो KVS, UPSC, NVS, EMRS सभी के लिए रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। और अगर आपको ज़्यादा वैलिडिटी का कोर्स चाहिए तो हमारे पास 7 साल की वैलिडिटी का कोर्स भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ हमारे पास गारंटेड सिलेक्शन बैच भी अवेलेबल है। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर, और आप अपनी डिटेल्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम स्पेस देके आप लिखेंगे अपनी सिटी, उसके बाद आप लिखेंगे अपना एग्जाम का नाम और आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ताकि आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।